19 जून 2020 शाम के करीब 7:30 बज रहे थे। तमिलनाडु के तुत्तुकुड़ी जिले में एक छोटा सा कस्बा है सत्तनकुलम, और उस कस्बे के बीचों बीच है कामराज चौक। उस चौक के पास एक मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप थी और दुकान का शटर खुला हुआ था। पूरे देश में कोविड-19 का लॉकडाउन चल रहा था और तमिलनाडु में रात 9 बजे के बाद दुकानें बंद रखने का कड़ा आदेश था। उस शाम कुछ पुलिस वाले उस चौक से निकले और दुकान को खुला देखा। उन्होंने उस दुकान में बैठे एक बुजुर्ग आदमी से कहा, थाने चलो। वो बुजुर्ग उठे और साथ चले गए। और यही वो आखिरी लम्हा था जब किसी ने उन्हें ठीक ठाक हालत में देखा, क्योंकि 3 दिन बाद उनकी और उनके बेटे की डेड बॉडीज मिलती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट का शो क्राइम सीन। पी जयराज, उम्र 58 साल, सत्तनकुलम के जाने पहचाने व्यापारी। कस्बे में अच्छी खासी इज्जत थी और परिवार में पत्नी सेल्वा रानी, 3 बेटियां और एक बेटा था। बेटे का नाम जे बेनिक्स, उसकी उम्र 31 साल। बेनिक्स की खुद की मोबाइल शॉप थी। कामराज चौक के करीब, यानी बाप और बेटे दोनों को लोग कस्बे में जानते थे और उनकी रेपुटेशन भी काफी अच्छी थी। इस बीच पूरी दुनिया में कोविड का दौर शुरू हो गया। जून 2020 में पूरा देश कोविड की पहली लहर से जूझ रहा था और तमिलनाडु में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। असल में इस पूरी कहानी की शुरुआत एक दिन पहले यानी 18 जून की रात को हुई थी। पास की दुकान के पास कुछ मजदूर अपनी तनख्वाह का इंतजार कर रहे थे और तभी वहां से पुलिस वाले निकले। उन्होंने मजदूरों को गालियां दी और भगाया। जयराज ने वो सुना और उन्होंने एक मजदूरों से कहा, थोड़ा रुको, अपनी तनख्वाह लेकर जाओ। और बस इतनी सी बात थी। लेकिन उस थाने के एक हेड कांस्टेबल ने यह खबर ऊपर पहुंचा दी और बस अगले दिन जयराज को उठा लिया गया। सीबीआई की जांच के बाद में यह साफ किया कि जयराज और बेनिक्स ने दरअसल लॉकडाउन का कोई नियम तोड़ा ही नहीं था। पुलिस का यह आरोप बेबुनियाद था। फिर आती है 19 जून की शाम। 7:35 पर इंस्पेक्टर एस श्रीधर, सब इंस्पेक्टर के बालकृष्णन, कांस्टेबल एम मुथुराज और कुछ पुलिस वाले जयराज को उनकी दुकान से उठाकर सत्तनकुलम थाने ले गए। थाने से बेनिक्स की दुकान 5-10 मिनट की दूरी पर थी। इस बीच किसी ने बेनिक्स को खबर कर दी। वो तुरंत थाने की तरफ दौड़ा और उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी आए। सब थाने के बाहर खड़े हो गए और इंतजार करने लगे। अंदर से आवाजें आ रही थीं। इस बीच सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन ने बेनिक्स को अंदर बुलाया। बेनिक्स चला गया और अंदर जाते ही उसने देखा कि बालकृष्णन उसके पिता को मार रहा था और उन्हें जमीन पर धकेला जा रहा था। बेनिक्स से रहा नहीं गया। उसने बीच में आकर इसका विरोध किया और फिर बालकृष्णन और बेनिक्स में एक झड़प हो गई और उसके बाद बेनिक्स को भी पकड़ लिया गया और दरवाजा बंद हो गया। बाहर खड़े दोस्त वकीलों को लेकर आना चाहते थे, लेकिन किसी को भी अंदर नहीं आने दिया गया। 20 जून की शाम तक वकीलों को मिलने की इजाजत ही नहीं मिली और इस तरफ जयराज और बेनिक्स को उनके कपड़े उतरवाकर एक लकड़ी की मेज की तरफ झुकाया गया। उनके हाथ और पांव दूसरे पुलिस वालों ने दबाए और फिर लाठियों से पिटाई शुरू हुई। पीठ पर, कमर पर, शरीर के निचले हिस्से पर। और यह सिर्फ पिटाई नहीं थी, दोनों को सेक्सुअली असॉल्ट भी किया गया और यह सब 7 घंटे तक चला। जब थाने में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा होता तो इंस्पेक्टर श्रीधर बाकी पुलिस वालों को उकसाता था और फिर नई मार का दौर शुरू हो जाता। थाने में उस वक्त मौजूद फ्रेंड्स ऑफ पुलिस यानी पुलिस स्वयं सेवकों ने भी इस काम में हाथ बटाया। कुल 11 चीजें इस्तेमाल की गईं। 2 लाठियां, एक प्लास्टिक पाइप और दूसरे हथियार। जयराज और बेनिक्स के खून से थाने की दीवारें, फर्श, शौचालय, लॉकअप सब रंगे हुए थे। एक गवाह ने तो यह बताया कि पुलिस वाले पिटाई करते हुए यह भी कह रहे थे कि वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस बीच जयराज ने बार बार गुजारिश की कि रुको, मुझे दिल की बीमारी है, लेकिन ये बात किसी ने नहीं सुनी। खून बहता रहा और जयराज और बेनिक्स को उनका खून खुद अपने कपड़ों से पोंछने पर मजबूर किया गया। कपड़े भीग जाते तो बदलवाए जाते और ये कई बार हुआ। पूरी रात यही चला
और फिर 20 जून की सुबह दोनों को कोविलपट्टी के सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल फिटनेस के लिए ले जाया गया। डॉक्टर वेन्नेला ने उन्हें देखा और दोनों के मलद्वार यानी एनस से इतना खून बह रहा था कि उस सुबह 6 लुंगियां बदलनी पड़ी। इसके बावजूद डॉक्टर वेन्नेला ने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया, वो कागज जिसके बिना पुलिस उन्हें आगे हिरासत में नहीं रख सकती थी। उस सर्टिफिकेट के साथ दोनों को मजिस्ट्रेट डी सर्वनन के पास रिमांड के लिए ले जाया गया। सर्वनन अपने घर पर थे। उन्होंने दोनों को अंदर नहीं बुलाया, कोविड प्रोटोकॉल का हवाला दे दिया और वो अपनी बालकनी पर खड़े हुए और नीचे एंट्री गेट पर जयराज और बेनिक्स पुलिस के घेरे में खड़े थे, खून से सने हुए, लड़खड़ाते हुए, और उनसे किसी ने कोई बात नहीं की, उनकी हालत नहीं देखी और ऊपर से मजिस्ट्रेट ने बस हाथ हिलाया और इशारा कर दिया कि ले जाओ। अब दोनों को कोविलपट्टी सब जेल भेज दिया गया। यह जेल सत्तनकुलम से 100 किलोमीटर दूर थी। अब जेल जाते वक्त जो कंबल उन्हें दिया गया वो भी खून से भीग गया। कपड़े बदले जा चुके थे, लेकिन फिर भी थाने के बाहर उस रात जो दोस्त खड़े थे उन्होंने कहा कि बेनिक्स और जयराज खून में सने थे और इतने दर्द में थे कि वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे। बेनिक्स को तो वो जानते थे और उसे इस हालत में वो पहचान ही नहीं पाए। वकीलों को उनसे 20 जून की शाम मिलने का मौका मिला और फिर 22 जून 2020 को रात 9 बजे बेनिक्स की मौत हो गई, कोविलपट्टी के सरकारी हॉस्पिटल में, कारण इंटरनल ब्लीडिंग। और फिर उसी रात जयराज को भी वहां भर्ती कराया गया, जहां 23 जून की सुबह 4:30 पर जयराज ने भी दम तोड़ दिया। उनके लंग्स में छेद हो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में बाद में पता चला कि जयराज के शरीर पर कम से कम 17 चोटें थीं और वहीं बेनिक्स के शरीर पर 13। बार बार किए गए हमले की ये चोटें थीं। इतना होने के बाद 23 जून की उस शाम सत्तनकुलम में जब ये खबर फैली तो हंगामा मच गया। व्यापारियों ने दुकानें बंद कर लीं और सड़कों पर लोग निकल गए। विरोध प्रदर्शन पूरे तमिलनाडु में हर तरफ फैल गया और अगले दिन पूरे देश में यह खबर फैल चुकी थी। इधर अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के ठीक 1 महीने बाद यह सब हुआ था और इसी वक्त दुनिया भर में पुलिस ब्रुटैलिटी के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे। और इधर भारत में एक पिता और एक बेटे को थाने में रात भर पीट पीट कर मार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मार्कंडेय काजू ने द वीक में लिखा कि तमिलनाडु के तुट्टुकुड़ी में जो हुआ वो निर्भया केस से भी बुरा है, जिसमें 4 आरोपियों को इसी साल की शुरुआत में फांसी हुई। क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन, शिखर धवन, तमिल सिनेमा के कई कलाकार, तमाम लोगों ने आवाज उठाई। और उसी वक्त तमिलनाडु के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर के पलनीस्वामी ने 24 जून को एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि जयराज और बेनिक्स की मौत बीमारी से हुई है। अब 24 जून 2020 को मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच के जस्टिस पी.एन. प्रकाश और जस्टिस पी. पुगलेंदी ने खुद संज्ञान लिया। तुत्तुकुड़ी के पुलिस अधीक्षक को तलब किया गया और जांच का आदेश दिया गया। पोस्टमार्टम 3 एक्सपर्ट्स की टीम और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में करवाने का आदेश दिया। साथ ही उसकी वीडियोग्राफी हुई। पुलिस विभाग ने 2 सब इंस्पेक्टर और 1 इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया और सत्तनकुलम के सभी पुलिस वालों को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। शुरुआत में सीबीसीआईडी की जांच शुरू हुई और फिर 25 जून को मुख्यमंत्री ने परिवार को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। और फिर इसके बाद 28 जून को यह मामला सीबीआई के हाथ चला गया। 28 जून को ही एक अहम घटना हुई। कोविलपट्टी के मजिस्ट्रेट एमएस भारती दासन सत्तनकुलम थाने पहुंचे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए और सबूत इकट्ठा करने के लिए। वहां की हालत देखकर वो खुद हैरान हो गए। उनकी 3 पन्नों की रिपोर्ट बाद में मद्रास हाईकोर्ट को सौंपी गई। उस रिपोर्ट में जो दर्ज है वो आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। थाने में एक महिला कांस्टेबल थी। वो डरते हुए मजिस्ट्रेट को बताती है कि 19 जून की रात जयराज और बेनिक्स को बुरी तरह पीटा गया। उसने ये भी बताया कि लाठियों पर और टेबल पर खून के निशान हैं, उन्हें तुरंत जब्त किया जाना चाहिए। और उसने ये भी बताया कि अब पुलिस वाले सबूत मिटाने में लगे हैं। उस महिला कांस्टेबल का नाम था एस रेवती। वो इस पूरे केस की सबसे अहम गवाह बनी।
उन्होंने थाने में अकेले खड़े होकर सच बोला था और उनको वो डर सही था क्योंकि दूसरे पुलिस वाले उस वक्त उन्हें घूर रहे थे जब वो ये बयान दे रही थीं। उसके बाद उसने मजिस्ट्रेट से दरख्वास्त की कि उनकी पहचान को जाहिर न किया जाए और मजिस्ट्रेट ने जब पुलिस वालों से उनकी लाठियां मांगी तो जो हुआ वो भारतीदासन ने रिपोर्ट में लिखा है। पुलिस वालों ने पहले अनसुना किया और जब जोर दिया गया तो एक कांस्टेबल महाराजन ने सीधे जवाब दिया, आप कुछ नहीं कर सकते। और ये बात मजिस्ट्रेट को साफ सुनाई दी। उन्होंने लिखा कि जब महाराजन से उनकी लाठी मांगी गई तो उसने कहा कि लाठी उसके गांव में है, फिर बोला पुलिस क्वार्टर में है और फिर बोला है ही नहीं। और एक दूसरे पुलिस वाले ने जब लाठी मांगी गई तो वो थाने के कंपाउंड की बाउंड्री फांद कर भाग गया। मजिस्ट्रेट 15 घंटे उस थाने में रहे और जाते वक्त पुलिस वाले उनकी वीडियो बना रहे थे और उनको धमका रहे थे। वो उस रात तिरुचेंदूर के एक सरकारी गेस्ट हाउस में रुके और वहां से जिला मजिस्ट्रेट को फोन पर पूरी जानकारी दी। फिर 7 जुलाई 2020 को सीबीआई ने 2 केस दर्ज किए और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कोविड महामारी के बीच सीबीआई की टीम मदुरई में डेरा डालकर काम करती रही। 10 पुलिस वाले अरेस्ट हो गए। इंस्पेक्टर एस श्रीधर को प्राइम आरोपी माना गया और सब इंस्पेक्टर पी राघव गणेश और के बालकृष्णन, हेड कांस्टेबल एस मुरुगन और ए सामीदुरई, कांस्टेबल एम मुथुराज, एस चेल्लादुरई, एक्स थॉमस फ्रांसिस और एस वेलुमुथु और स्पेशल सब इंस्पेक्टर पॉल दुरई। इसके साथ ही सीबीआई ने थाने की दीवारों पर, फर्श पर, लॉकअप में, शौचालय में और लाठियों पर जो खून के निशान मिले उनका डीएनए टेस्ट करवाया। नतीजा वही निकला जो निकलना था। सारा डीएनए जयराज और बेनिक्स से मेल खाता था। सीसीटीवी फुटेज को पूरी तरह डिलीट कर दिया गया था, जबकि स्टोरेज की कोई कमी नहीं थी। पुलिस ने पीड़ितों के खून से सने हुए कपड़े उनके घर वालों को दे दिए और कहा था कि इन्हें जल्दी से जल्दी मिटा दो। एक सफाई कर्मी से थाने का फर्श धुलवाया गया था। सबूत मिटाने की हर कोशिश सीबीआई ने अब दर्ज कर ली थी। फिर 26 सितंबर 2020 को सीबीआई ने 2427 पन्नों की चार्जशीट फाइल की। धारा 302 यानी हत्या, 342 यानी गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाना, 201 सबूत मिटाना और 120 बी यानी आपराधिक साजिश। अब अगस्त 2020 में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल हो गई। लेकिन इसी बीच अगस्त 2020 में एक और खबर आई। 10वें आरोपी स्पेशल सब इंस्पेक्टर पॉल दुरई की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई, मदुरई के फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में। और ये 5 साल से ज्यादा चला। इस बीच 105 गवाहों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए, हजारों पेजेस के डॉक्यूमेंट्स। बचाव पक्ष ने हर तरकीब आजमाई, कहा कि चोटें खुद लगाई गई थी। यह भी कहा कि जयराज को दिल की पुरानी बीमारी थी और इसलिए उसकी मौत हो गई। एक आरोपी ने सरकारी गवाह बनने की अर्जी भी दे दी और वो खारिज कर दी गई। और फिर ट्रायल के दौरान अदालत ने हाई कोर्ट से तेज सुनवाई के लिए 2021 में निर्देश लिए, पर देरी होती रही, तारीखें बढ़ती रही और 6 साल में जाकर के ट्रायल पूरा हुआ। और फिर आखिरकार 23 मई 2026 को मदुरई की उस अदालत में जवाब मिल गया। जज जी मुथुकुमारन ने 9 पुलिस वालों को दोषी करार दिया, यानी सभी को। इंस्पेक्टर श्रीधर, दोनों सब इंस्पेक्टर, दोनों हेड कांस्टेबल और चारों कांस्टेबल। जज ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये साफ कहती है कि चोटें बार बार के हमले से आईं। जयराज को पहले से दिल की तकलीफ थी, लेकिन मौत उस बीमारी से नहीं, इन चोटों की वजह से हुई, इसलिए यह हत्या का ही मामला था। और अंत में 6 अप्रैल 2026 को सजा सुना दी गई। 9 पुलिस वालों को फांसी, साथ में कुल 1,40,00,000 रुपए का मुआवजा परिवार को देने का आदेश भी दिया गया। पहले आरोपी श्रीधर पर 24 लाख रुपए, दूसरे पर 16,30,000 और बाकियों पर अलग अलग रकम। अगर ये नहीं चुकाया तो उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी और वो रकम परिवार को मिलेगी। जज मुथुकुमारन ने सजा सुनाते वक्त अपनी कलम की नोक तोड़ी। भारतीय न्यायिक परंपरा में एक संकेत होता है कि यह सजा अटल है, इसे अब दोबारा नहीं लिखा जाएगा।
फिर जज ने कहा कि अगर आम नागरिकों ने यह अपराध किया होता तो सामान्य सजा दी जा सकती थी, लेकिन यहां खुद पुलिस ने अपराध किया है। और फिर उन्होंने एक और बात कही जो देश भर में गूंजी। उन्होंने कहा कि पुलिस जो बाढ़ होनी चाहिए थी उसी ने खुद फसल खा ली। पीड़ितों के वकील जाबा सिंह ने अदालत के बाहर कहा कि ये एक हिस्टोरिकल डिसीजन है। उन्होंने ये भी बताया कि इस पूरी लड़ाई में शुरुआत से ही पुलिस ने रुकावटें डाली। धारा 302 यानी मर्डर का केस दर्ज करवाने में भी महीनों लग गए थे। हर कदम पर रेजिस्टेंस था। कोर्ट ने यह भी माना कि जयराज और बेनिक्स के खिलाफ पहले जो केस दर्ज किया गया था वो पूरी तरह से झूठा था। लॉकडाउन का तो कोई उल्लंघन हुआ ही नहीं था। यह भारत में उन बेहद कम मामलों में से एक है जहां हिरासत में हुई मौत के लिए पुलिस वालों को फांसी की सजा मिली हो। इस केस को कई लोगों ने मिलकर इस नतीजे तक पहुंचाया, जिसमें महिला कांस्टेबल एस रेवती का नाम कभी नहीं भूला जा सकता। उसने उस थाने में अकेले खड़े होकर सब जानते हुए कि खतरा है, सच बोला। और मजिस्ट्रेट एमएस भारतीदासन जो 15 घंटे तक वहां डटे रहे जब पुलिस वाले उन्हें धमका रहे थे। और बेनिक्स के दोस्त जो गवाह बने और 6 साल तक अदालत में आते रहे। और वो सीबीआई की वो टीम जिसने महामारी के बीच रहकर 2427 पन्नों का मुकम्मल सबूत खड़ा किया। इस घटना के बाद जयराज का परिवार सत्तनकुलम छोड़ने पर मजबूर हो गया था। सिल्वा रानी और उनके बच्चे दूसरे जिले में जाकर बस गए। और फिर जब 6 अप्रैल 2026 को फांसी की सजा का ऐलान हुआ तो उस परिवार को भी ये खबर पहुंची। उस परिवार ने एक बाप और बेटा तो खो दिया, पर शायद इंसाफ उन तक पहुंचा होगा। क्राइम सीन के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। कैमरे पर है फरहान हैदर, साउंड पर है संदीप पांडे जी और मेरा नाम है अंकित। आप देख रहे हैं जस्ट।